अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये मौसम जो है वो कभी सर्दी शदीद पड़ना शुरू हो जाती है, कभी मौसम ठीक हो जाता है, कभी हम स्वेटर उतार देते हैं, कभी हमें स्वेटर पहनना पड़ जाता है, कभी गर्म कपड़े जो है वो हमें साइड पे रखने पड़ जाते हैं, कभी हमें ठंडे कपड़े निकालने पड़ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि इस मौसम ने जो है वो क्या खेल शुरू किया हुआ है, और अभी तक ना प्रॉपर जो है वो सर्दी और ना ही सही तरीके से मौसम को जो है वो इंजॉय कर पा रहे हैं। सिर्फ लोग बीमार हैं और बीमारियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ओमिक्रॉन वायरस से लेकर कोविड की जितनी मज़ीद जो आगे एकसाम आ चुकी हैं, वो सारी इस वक्त जो है वो हमारे साथ साथ चल रही हैं, और लोग जो है वो घर में काफ़ी बीमार हैं। फिर हेपेटाइटिस एक बहुत बड़ा मर्ज़ जो हमारे पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, इसके हवाले से भी लोगों ने मुझे लिखा कि डॉक्टर साहब इस पर प्रोग्राम कीजिए। तो आज इंशाल्लाह हम इन सारी बातों के हवाले से जो है वो प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। इसमें भी जो है वो हम इसको भी शामिल हाल रखेंगे। शुगर के हवाले से भी बात करेंगे कि अगर आप जो है वो ज़्यादतीस के मरीज़ हैं तो आपको किस तरीके से जो है वो अपनी केयर करनी है, किस तरीके से आपको चलना है। अगर आप जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको किस तरीके से जो है वो इस मौसम में एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी है। फिर अगर खुदा ना खास्ता इन दो ख़तरनाक किस्म की बीमारियों में लाहक पेशेंट जो हैं उनको ओमिक्रॉन वायरस या कोविड हो जाता है तो फिर उन्होंने उसमें किस तरह से अपनी केयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये आपकी ख़ास फरमाइश में मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, तो इसलिए हमने डॉक्टर साहब को यहाँ पर इन्वाइट किया है। और डॉक्टर साहब जो है वो इस वक्त जिना हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फैमिली फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, और हमारे साथ इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर बेदार बख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि मौसम इस तरह का है और जाहिर है कि आप एमरजेंसी में होते हैं, हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका जो है वो ताल्लुक़ है, डेली आपके पास जो है पेशेंट्स आने जाने, उनकी केयर करनी। अभी ज़रा हमें थोड़ा सा हालो अहवाल पहले ज़रा जिना हॉस्पिटल लाहौर का बता दें कि क्या सिचुएशन है एमरजेंसी में, किस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं, और अभी कोविड की जो हालात हैं और ओमिक्रॉन वायरस के जो हालात हैं वो किस तरह के हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि वाई वी गो टू हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल जाने का जो हमारा सबसे पहला मकसद होता है वो होता है जी कि हम बीमार हो गए हैं तो हमें सेहतयाबी मिले। बिल्कुल सही है। हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट्स करते हैं उसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि पेशेंट्स प्रेजेंट इन लेट स्टेजेस। पेशेंट आता है वो तकरीबन एंड स्टेजेस पे हमारे पास पहुंचता है। जितने भी मेडिकल इमरजेंसी में, पर्टिकुलरली मेडिकल इमरजेंसी में जितने भी हमारे पास केसेस प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल एंड स्टेजेस पे होते हैं। सही सही। इसको हम लोग लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहें, लैक ऑफ एजुकेशन कहें, या हम इसे पॉवर्टी कह लें, हम इसको कुछ भी नाम दे दें, इसमें कॉमन मैन सफ़र करता है। हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं आजकल, वो सबसे पहले तो यही है कि जो मौसमी तब्दीली है उसकी वजह से आपने बात की कि वेदर चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें अप डाउन हो रही हैं, तो उस वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये बिल्कुल आम है, आम हो गया। बिल्कुल सही। और व्हेन वी कम टू द लेटर स्टेज के हाउ दिस इफेक्ट्स कोविड, व्हाट इज इट्स रिलेशन टू कोविड, तो ओमिक्रॉन जो है ये कोविड का वेरिएशन है, एक वेरिएंट है, और अभी तक जो है वो तकरीबन 40 to 50% पॉजिटिविटी रेट है। 70% भी है लेटेस्ट न्यूज़ में, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जितने हो रहे हैं उनमें से 50 to 60% चांसेस होते हैं कि जी ये पॉजिटिव हैं पेशेंट्स। ठीक है। डेफिनेटली आने वालों की रेशो बहुत ज़्यादा है जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। अच्छा सही। तो ये आप फैसला कितने दिन में हो जाता है? इसका टेस्ट जब करवाया जाता है ओमिक्रॉन वायरस का या कोविड का, तो ये आपको रिपोर्ट जो है वो कितनी देर में जो है मुयस्सर आ जाती है? जल्द से जल्द भी अगर आप जो है वो कहें कि हमें इस पेशेंट की जल्दी रिपोर्ट चाहिए और आपको सिम्टम्स प्रॉपर जो है वो नज़र आ रहे हैं कि ये कोविड के ही हैं और ओमिक्रॉन वायरस के हैं या डेल्टा वायरस या जो भी है वायरसेस जो हैं वो इसकी आगे से एग्जाम आ गई नहीं है, तो कितना टाइम लग जाता है आपको? जो हम कोविड का सैंपल लेते हैं ना, वो हम लोग लेते हैं नेज़ल स्वैब के थ्रू। ऐसे एक स्टिक होती है लंबी सी, उसे नाक के अंदर नथने में डालते हैं और फिर उसको कल्चर करना होता है। बेसिकली जो कल्चर की रिपोर्ट होती है वो कोई भी हम लोग सेंटर कोई भी टेस्ट करना है तो उसको हम लोगों ने एक कल्चर मीडियम होता है, उसमें उसके देखना होता है कि इसमें ये ग्रो कर रहा है या नहीं। उसकी ग्रोथ के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 24 आवर्स होते हैं। तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड जो कोविड की डिटेक्शन के लिए वो 24 आवर्स है। ठीक है।
तो डॉक्टर साहब, जब तक ये डायग्नोसिस नहीं हुआ कि कोविड है या नहीं है, उस वक्त तक पेशेंट को क्या मेडिसिन दी जाती है और आप उसकी जो रिकवरी है या उसको उस टाइम जो है वो इस परेशानी से या इस तकलीफ से निकालने के लिए अर्जेंट क्या ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं? सबसे पहले जब कोविड किसी भी पेशेंट को डायग्नोज होता है तो उसका जो लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम होता है वो होता है उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। सांस लेने में उसे मुश्किल हो रही है। बिल्कुल ठीक है। पहले प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं, गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, तो उसके लिए हम लोग जो जनरल मेडिकेशन है, पैराडोल वगैरह यही देते हैं। ठीक है। और जब उसकी सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू होती है तो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग लेते हैं वो ये है कि इसको ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह शुरू कर देते हैं। ठीक है। उससे ऑक्सीजन जब थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है पेशेंट की तो उसके बाद फिर फर्दर उसका पूरा कोर्स एंटीवायरस दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और पैराडोल वगैरह उसकी पेन फ्री रखने के लिए जिस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त में जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं उनकी क्या एज है, जो रिसेंट जो इस वक्त आप समझते हैं कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आपके पास आते हैं? पेशेंट जो है ना बेसिकली डिपेंड एज ग्रुप पे डेफिनेटली करता है। एज का रिलेटिव टू इम्यूनिटी एक प्रॉपर सिस्टम है exactly. जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद 18 इयर्स तक मिनिमम ग्रोथ बच्चे की चलती रहती है। हमें पता नहीं, हम तो सिर्फ फिजिकली देखते हैं ना, मतलब हमें सामने नजर आ रहा होता है बच्चे का कद बढ़ रहा है, बच्चे के दांत टूट रहे हैं, साथ में अंदर ही अंदर लीवर की भी सारी की सारी चल रही है, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है और हमारे जो है वो लंग मैच्योरेशन भी हो रही है। वो सारे का सारा मतलब 18 इयर्स तक तो हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। सही है। वो जो है वो एक वो कहते हैं कि डेलिकेट एज है। उसमें इम्यूनिटी कोविड का कोई भी डिजीज़ है, ख़ासतौर पर जो पेंडेमिक्स वगैरह होती हैं या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं कॉन्टेजियस डिजीज़, इनका सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है क़ुव्वत मुदाफ़अत के साथ, इम्यूनिटी। ठीक है। अब इम्यूनिटी हाउ डज इट वर्क? इम्यूनिटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द एज। जैसे जैसे इंसान कहता है ना कि जी मैं बच्चा हूँ, बच्चे को ना छेड़ो, बच्चे को क्यों नहीं छेड़ते? क्योंकि उसे तकलीफ ज़्यादा होगी। सेम इज़ द केस विद कोविड के बच्चों को जब कोविड होगा तो उसके असरात ज़्यादा आएंगे। ठीक है। पंजाबी की कहावत है कि जवाना को कुछ नहीं होता, इट इज ऑफन सेड कि जवान बंदों को कुछ नहीं होता। तो ये डिजीज जो कोविड है इसमें कंपैरेटिवली, ये नहीं हम कह रहे कि 100% चांसेस हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो है यूथ वो इफेक्ट कम होती है। ठीक है। जो एजेड ग्रुप है वो जाहिर बात है वो ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, बच्चों में आपके पास पेशेंट रजिस्टर्ड हुए जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में या फिर आप किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि आपके पास इसकी कोई हो? वैसे तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से तो हमें जो है वो न्यूज़ मिली कि वहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो कोविड के आए। तो आप क्या समझते हैं, जबकि बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम तो काफ़ी हाई होता है और कहा यह जाता है कि बच्चों पर ये इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हमने देखा कि बच्चों पर भी इसने इफेक्ट किया, तो इसकी क्या वजूहात हैं? जी मैडम, मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बच्चों के भी अफेक्ट होने के चांसेस इक्वल हैं और बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे पास केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। अच्छा, हो रहे हैं। लेकिन चूंकि बच्चों के बारे में बेसिकली हमारा एक जो है ना वो गैप, एक कम्युनिकेशन गैप या डर या खौफ इसको लेके अभी तक मेंटेन्ड है। अगर अभी कल की बात है कि एक पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है जी कि उसको सिम्टम्स आ रहे थे। ठीक है। एंड वी सेड कि इसका ना हम लोगों ने कोविड PCR करना है। ठीक है। द पेशेंट रैन अवे, उसने अपना PCR नहीं करवाया। अच्छा। तो बच्चों को लेके भी इसी तरह होता है कि माएँ कहती हैं कि हम लोगों ने इसका कोविड का PCR नहीं करवाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो सिम्टोमेटिकली हम लोगों ने ट्रीट कर रहे हैं। बच्चे चूँकि इग्नोर बहुत कम होते हैं। कोई भी डिजीज़ है उसका सबसे जो कोई मैं आपको वैसे जनरल आपको आइडिया देता हूँ कि सेहत क्या है और बीमारी क्या है। सेहत का ताल्लुक किस चीज़ से है, बीमारी का ताल्लुक किस चीज़ से। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, हम लोग अक्सर बैठते हैं गांव में देहातों में देखते हैं तो बुजुर्ग होते हैं 80+ होते हैं और वो दे आर फिट टू गो एनीवेयर, कुछ भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सबसे पहली बात ये है कि वो ऐसे क्यों है और हम ऐसे क्यों हैं। मतलब हम 30+ भी होते हैं तो हम लोग खुद को बीमार महसूस करना शुरू कर देते हैं, दिस यंग जनरेशन। सबसे पहली जो चीज़ है वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग हेल्थ। ट्रू। लाइफस्टाइल में क्या चीज़ आती है जी? लाइफस्टाइल में हमसे हमारा सबसे पहले आता है स्लीप वेक साइकिल। हमने सोना कब है और हमने जागना कब है। दूसरी बात जो हमारे पास आती है वो होती है हमारी डाइट, और तीसरी बात आती है हमारी एक्सरसाइज। अगर इंसान इन 3 चीज़ों को एक अच्छे तरीके से लेके चले, सही है, तो आई गारंटी कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट रिड ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। बिल्कुल ठीक। ये वो 2 बीमारियां हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रिवेल कर रही हैं थ्रू आउट द कंट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सही। इनका रिलेशन टू कोविड, इनका रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, जब आपको एक सुपर इम्पोज्ड फेनोमेना है, एक मसला पहले चल रहा है,
उसके ऊपर एक दूसरा मसला पड़ जाए तो जाहिर बात है वो कोलैप्स अच्छा, करेगा। ये जो शुगर पेशेंट हैं, जी, जाहिर है कि इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और इनकी खुराक भी उस तरीके से जो है वो नहीं होती है, दवाइयों पर जो है वो चल रहे होते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ज़्यादा नमक तेज़ ले लें या कुछ और मसला हो जाए, और उस पर अगर उनको कोविड हो जाए या उस पर उनके साथ जो है वो ये प्रॉब्लम हो जाए कि उनको जो है वो ओमिक्रॉन वायरस हो जाए, तो फिर ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, और इसमें आप अर्ली बेसिस पे क्या जो सजेस्ट करते हैं? कोविड की सुपर इम्पोजिशन विद डायबिटीज मेलिटस एंड हाइपरटेंशन, ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर। जी, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जो कि ऐसे जैसे पाइप नहीं होता, एक आप ऐसे समझें जैसे पाइप है, एक वेसल है, हमारे जिस्म में जितनी भी शरियानें हैं वो एक पाइप्स की मानिंद है। बिल्कुल ठीक है। अब जब भी ये पाइप्स ब्लॉक होंगे तो क्या होगा कि एक जब हम पीछे से टूटी खोलते हैं, पानी की नल खोलते हैं और आगे से हम लोग पाइप कर देते हैं बंद, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा उन पाइप्स में। बिल्कुल ठीक। और इसका इफेक्ट आता है पूरी बॉडी पे, डिजीजेज होती हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हेमरेज के। कोविड की वजह से चूंकि हमारी इम्यूनिटी पहले ही वीक होती है, हमारा सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ होता है, हमारा सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो लंग्स इफेक्ट होते हैं। लंग्स के बाद फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर के चांसेस भी होते हैं। तो ये वाले पेशेंट्स, हाइपरटेंशन वाले और डायबिटीज़ वाले, चूंकि ये पहले ही एक एज पे लाई कर रहे होते हैं, कोमोबिडिटी चल रही होती है सीवियर किस्म की, तो इनके डेफिनेटली इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही। और इनका जो है, इन्हें करना क्या चाहिए, इन्हें ये करना चाहिए कि स्क्रीनिंग अपनी करनी चाहिए। अच्छा। इन दिनों में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, थ्रू आउट लाइफ वैसे तो ये होना चाहिए कि जो दवाइयाँ हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जी आपने ये मेडिसिन तब लेनी है, ये मेडिसिन सुबह लेनी है, ये शाम लेनी है, इसका ये ड्यूरेशन है। कंप्लायंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब भी कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, हम लोग देखते हैं, फॉलोअप पे केस बुलवाया जी, महीना हो गया हमने उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, साथ में हमने कह के भेजा जी आप, जब भी डायबिटीज़ का पेशेंट प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले जो है वो ये है कि डायबिटीज़ रन करती है, सब एक तो जनरेशन होती है, ठीक है, जीन्स में ये रन करती है, पेरेंट्स हैं, पेरेंटल है या मैटरनल है, अम्मा जी को है या बाबा जी को है, तो उससे आगे ये बच्चों में आएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसकी स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं। जब स्क्रीनिंग हो जाती है, डायबिटीज़ का पता चल गया, पेशेंट प्रेजेंट किया, हमने उससे कहा जी कि तुमने हफ्ते बाद आना है और तुमने चार्टिंग करके लानी है, ठीक है। पेशेंट डजंट डू दैट। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही। और जब ऐसे करेंगे, बेहतियाती होगी, तो सफ़र एंड पे कौन कर रहा है? डू डॉक्टर सफ़र? नो, आप सफ़र कर रहे हैं ना, वो खुद सफ़र कर रहा है, खुद ही कर रहे हैं। ये जो है, ये बेसिकली बात मानने वाली जो बात है ना, मान लाना ही मुराद है। पंजाबी दी कहावत है कि मान लाना ही मुराद है। तो टू वे इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू। अच्छा, क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं? सारा दिन पेशेंट्स के साथ आपका जो है वो गुजरता है, आप जितने पेशेंट्स देखते हैं, शायद जो हम क्लिनिक में बैठने वाले लोग हैं या जो प्राइवेटली जो है वो अपना सेटअप कर रहे हैं, उनके पास इस तादाद में पेशेंट्स नहीं आते जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, और डेली की तादाद में इतने सारे लोग आते हैं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जो एक जनरल फिजिशियन होता है उसको तो फिर सब डॉक्टर्स के साथ ही जो है वो काम करना पड़ता है और सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ आपके लिए कितना मुश्किल होता है उस वक्त में, या आप जो है वो उन्हें समझाना कितना मुश्किल होता है कि आपने, अगर आप इस तरह ना करते, इस तरह कर लेते तो इतनी तबीयत ख़राब ना होती। और वही आप वाली बात कि जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर हॉस्पिटल का रुख किया जाता है, उससे पहले किसी को जो है वो एहसास भी नहीं होता कि क्या करना है। तो इस पे किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को नज़ला, खांसी, बुखार है, काफ़ी दिन हो गए हैं, कितने दिन से ऊपर अगर गला ख़राब हो या ज़ुकाम ठीक ना हो या बुखार ना उतरे, तो फिर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? एक है शनाख्त और एक है बीमारी। बुखार बेसिकली हम लोग ये समझते हैं कि बुखार बीमारी है, लेकिन बुखार बजाते खुद बीमारी नहीं है। बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें बुखार होता ही होता है। बुखार बेसिकली एक सिम्टम है, एक अलामत है कि ये बंदा बीमार है, ठीक है। उसे बीमारी क्या है उसका पूरे का पूरा वर्कअप होगा, उसके टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, उसके खून के टेस्ट होंगे और उसके जो अल्ट्रासाउंड वगैरह है, जिस तरह जिस भी नौइयत की कोई बीमारी है, उसके सारे टेस्ट होंगे तो डिजीज रूल आउट होगी।
अब पेशेंट को बुखार हुआ, उसने पैराडोल ले ली, गला खराब हुआ, उसने पैराडोल जो है वो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान में पैराडोल तो आम बहुत ही ज्यादा है ना, फैंसी, जिसका दिल वो चाहता है तो वो बस पैराडोल ले लेता है। जाने का वो एक खूबसूरत सा क्लिप भी है कि मिनू ले आड़े तो पैराडोल गोलियां, वो वाली इस बात है कि पैराडोल जो है वो हर बंदा हर डिजीज के लिए एक ना वो हम लोगों ने बनाई हुई है जी कि ये ले लो ठीक हो जाता है। सिम्टोमेटिकली तो हम ठीक कर लेते हैं, खांसी हुई से बुखार का उसके हम लोगों ने शरबत वगैरह दिया वो ठीक हो गया, बुखार हुआ ठीक हो गया, लेकिन अंदर क्या हुआ हमें ये नहीं पता चलता, किस वजह से खांसी हुई, किस वजह से बुखार हुआ, वो जाहिर बात है घर में बैठ के किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता। उसके लिए हॉस्पिटल का रुख करना ही चाहिए। मैं तो ये सुजेस्ट करता हूँ कि आपको छोटी से छोटी बीमारी भी होती है ना, उसके लिए भी घर के नुस्खे इस्तेमाल मत करें, डॉक्टर से रुजू कर लें, डॉक्टर से हर सूरत में रुजू करना चाहिए। इसी सूरत में नहीं कि आप बीमार हैं, अगर आप सेहतमंद भी हैं और आपकी 35 प्लस एज है या 45 प्लस एज है तो बाई एनुअली कम अज़ कम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या जो हम लोग देखते हैं जो लोग सेहतमंद हैं उनकी सेहत का राज एक तो उनकी डाइट वगैरह है ही है, दूसरा ये है कि वो कम से कम साल में 2 दफा अपना कंप्लीट चेकअप करवा रहे हैं लोग। बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट चेकअप में उनके सारे के सारे जो ब्लड के टेस्ट हैं वो उनके गुर्दे किस तरह काम कर रहे हैं, उनका जिगर किस तरह काम कर रहा है, उनके फेफड़ों की क्या सूरत हाल है, दिल की क्या सूरत हाल है, ये सारी की सारी बातें टेस्ट के थ्रू ही पता चलती हैं। वो दौर नहीं रहा कि नब्ज पकड़ो और नंबर्स की समझ आ जाए। अब जाहिर बात है जब हमारे पास इंटरवेंशन है, हम अंदर देख सकते हैं, तो वाई शुडंट वी डू दैट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो इन प्रोसेस ये मौसम चल रहा है इसमें बच्चों की केयर के हवाले से आप क्या सजेशंस देंगे माँ बाप के लिए? बच्चों के गले ख़राब हैं, हर घर में जो है वो बच्चे बीमार हैं, गला ख़राब है, नाक बंद है, ज़ुकाम है, इवन न्यू बेबी बॉर्न के भी यही प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनके साथ भी यही मसाइल चल रहे हैं, बुखार नहीं है लेकिन गला भी ख़राब है और नाक भी बंद है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो है ना बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कवर्ड रखें, हाँ वार्म रखें, उनको वार्म रखें, उन्हें जितना उन्हें सबसे पहले एक्सपोज जितना कम होंगे ना बच्चे उतना उनके लिए अच्छा है। सही। ये जो है बच्चों में सर्दी लगने के चांसेस वैसे ही बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो इसको हम लोग ना उन्होंने सॉक्स पहनने हैं ना उन्होंने शूज पहनने हैं, वो पीछे पीछे जो है वो कंट्रोल भी नहीं होते उनके पीछे, पूरा का पूरा घर लगा हुआ और बच्चा भागी जा रहा है, माँ भी पीछे फिर रही है। तो बेहतर ये है कि बच्चों को कंट्रोल रखें, रूम्स में रखें, वार्म रूम्स में रखें, उनको कपड़े जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहना के रखें, उनके हेड कवर। अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने अक्सर माओं को देखा और मैंने ये माओं को सजेशंस भी दी हैं कि भाई आप अपने बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहना दिया करें, आपने जो उनको हर वक्त हीटर के सामने जो है बिठाए रखना है या आपने जो है वो कमरे को प्रॉपर गर्म करना है। देखिए गैस भी नहीं आ रही है, बिजली का हीटर भी आप कब तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे मुल्क में 100 प्रॉब्लम्स हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि बच्चे को 2-4 कपड़े आप ज़्यादा पहना दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चा वार्म रहेगा, उसके सीने पे हवा नहीं लगेगी, उसका सर कवर रखें और उसके पाँव कवर रखें। ये 2-3 चीज़ें अगर आप कवर रखेंगे तो आपका बच्चा पूरी सर्दियाँ जितनी मर्जी सर्दी हो वो बीमार नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि माएँ बदहतियाती करती हैं, ना बच्चों को सॉक्स पहनाने, ना बच्चों को जो है वो उनका सर ढकना, ना उनके सीने पे जो है वो ज़्यादा कपड़े जो है उनको पहनाना कि वो कवर रहे, तो फिर बच्चे बीमार होते हैं। और यही वजूहात हैं। इसके अलावा अभी तक फ़िलहाल जो मैंने देखी है, और मुझे तो कोई वजूहात ऐसी नहीं लगी कि बच्चे जो है वो सर्दी में फिर रहे होते हैं। घरों में भी ठंड है, आप ये देखिए घर के अंदर आप सारे दरवाजे खिड़कियां भी बंद कर दें तो भी क्या हर वक्त तो नहीं बंद रख सकते, कभी ना कभी तो आपने जो है वो वेंटिलेशन के लिए उसको खोलना ही खोलना है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए बच्चों को आप धूप भी लगवाएं। इस टाइम में थोड़ी बहुत धूप जो ये मुयस्सर है, कोई 1-2 दिन पहले तक तो मुयस्सर थी, आज और कल से फिर वही जो है वो सिचुएशंस सारी नज़र आ रही हैं कि धूप फिर से ख़त्म हो गई है, तो ये चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। डॉक्टर साहब जब बारिश होती है उसके बाद तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बारिश होती है तो पानी आता है, पानी तो ऑटोमेटिकली आता ही आता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब बारिश होती है वो भूल गए हैं कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि बारिश होती है तो उसके बाद सर्दी थोड़ी उसका ज़ोर टूटता है, कम हो जाता है। तो ये आप क्या समझते हैं कि मज़ीद बारिशें अभी होनी चाहिए ताकि बच्चों की बीमारियाँ और ये बड़ों में जो बीमारियाँ फैल रही हैं ये थोड़ी कवर होंगी? स्मोक बहुत ज़्यादा है, निज़ाम तो अल्लाह ताला के हाथ में। हम तो सिर्फ ये सजेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं, माओं को क्या करना चाहिए। माओं को सबसे पहले तो वही आपकी बात है कि बच्चों को कवर्ड रखना चाहिए जितना हो सकता है उतना। और हम लोग हीटर वगैरह यूज कर भी रहे हैं घरों में, तो बच्चे हैं, वो कितनी देर रूम में रह लेंगे? नहीं वो नहीं टिकेंगे, दे आर बाउंड टू गो आउटसाइड। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उनके मैक्सिमम कवर्ड रखें उन्हें। सर्दी चूंकि बहुत ज़्यादा है और अभी इसके वेव्स आ जा रही हैं, कुछ हम ये तो महकमा मौसमियात वाले बता सकते हैं कि वेयर डज इट गो। तो जब तक ये सर्दी है तब तक एहतियाती तदाबीर यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ग्लव्स से लेके सॉक्स तक, हैट तक, हर चीज़ पहना के रखें, उनकी ये जो है सीना छाती ये कवर्ड रखें।
दैट शुड ये ज़रूरी है। जी जी। अच्छा, तो आप जो इस टाइम हमारे पास शुगर पेशेंट हैं पाकिस्तान में, और आने वाले कई सालों में ये कहा जा रहा है कि शुगर पेशेंट में इजाफा होगा और मज़ीद इजाफा होगा, डॉक्टर साहब इसकी क्या वजूहात हैं? डॉक्टर साहब, मैंने पहले ना ये बात आपसे कही है कि डाइट इज़ द ओनली वे आउट, एक्सरसाइज रूटीन। डायबिटीज़ जो है वो पहले बताया है कि एक जेनेटिक बीमारी है, माँ से भी आ सकती है, बाप से भी आ सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो है बचा कैसे जाए? नहीं बच सकते? बच सकते हैं, क्यों नहीं बच सकते। मैं ना अक्सर सोचता होता हूँ कि डायबिटीज़ जो है इसका हल क्या है हमारे लिए, हमारी नज़र में क्या है। ये जो है ना, ये अफसरों वाली रूटीन है। आपने टाइम पे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है, बेहतर खाना खाना है, और अगर इन केस आपको डायग्नोज हो गई है तो आपने इसका, एक तो होता है, हमें आम फहम जुबान में से कहा जाता है 3 महीने का शुगर का टेस्ट, HbA1c। ठीक है, ठीक है। HbA1c एक टेस्ट होता है, इसको ब्लड में ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितनी शुगर मौजूद है। नॉर्मल रेंज उसकी है 5.5 टू 7 तक, ये नॉर्मल रेंज है HbA1c की। जब हम लोग ये HbA1c करवाते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि BSR यानी कि शुगर की ब्लड में या इंसान की बॉडी में क्या सूरत हाल रही है। ठीक है। उससे एक तो उसका ये हाल है कि अगर आपको डायग्नोज हो गई है तो आप 3 मंथली या 6 मंथली बाई एनुअली या 4 टाइम्स अ ईयर एक दफ़ा HbA1c अपना करवाएं। उससे आपका सारे का सारा हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है। उसके अकॉर्डिंग जब HbA1c सामने पड़ा होगा तो जो आपकी पहले मेडिकेशन चल रही है उसको अमेंड किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। जो आप टैबलेट वगैरह ले रहे हैं, जो इंसुलिन लगती है शुगर के लिए, तो 2 तरह की बेसिकली बीमारियां हैं शुगर, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है। जो होती है ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, मोटापे की वजह से कर लें, या डाइट सही नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह लोग नहीं कर रहे, पेरेंट्स में शुगर नहीं है लेकिन आगे आ गई है शुगर, वो मोस्टली टाइप 2 होती है। टाइप 2 का ये होता है कि हम उसे टाइप 2 में मोटापा वगैरह कंट्रोल कर लें, डाइट ठीक कर लें तो वो अर्ली मैनेजमेंट उसकी पॉसिबल है। लेकिन ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि शुगर ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट रन्स अलॉन्ग द लाइफ। इसका सिर्फ हम लोगों ने एहतियात करनी है और मेडिसिन लेनी है, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है। तो टाइप 2 तो ट्रीटेबल इस तरह है, क्योरेबल है, इसका कोई ऐसे मैनेजमेंट इसकी है, इसका कोई क्योर या इसकी कोई ट्रीटमेंट शुगर की नहीं है। अच्छा, जब तक हम लोग मेडिसिन लेते रहेंगे, अपनी लाइफ रूटीन सेट रखेंगे, तब तक ठीक है। दूसरी आती है टाइप 1। टाइप 1 होती है बच्चों में। टाइप 1 में हमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है। अच्छा। जो हमारे यहाँ गलती की जाती है वो ये है जी कि शुगर के लिए गोलियां ही होती हैं तो गोलियां ही दें। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको इंसुलिन लगनी है उसे इंसुलिन ही लगनी है, जिसे गोली लगनी है उसे गोली ही लगनी है। बीमारियों में और मतलब शुगर की गोली कह रहे हैं ना? जी, शुगर की गोली, जिसे गोली लगनी है, जिसके मुकद्दर में उसे तो लग ही जानी है। जी, शुगर गोली लगनी है तो गोली लगनी है, नहीं, हम शुगर की गोली की बात कर रहे हैं। हम कुछ और ना समझ ले, क्योंकि ये भी हमें जो समझाना पड़ता है ना, क्लियर करना पड़ता है। माहौल इस तरह का जरूरी है ये चीज़। अच्छा, जो ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जिनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ कुछ जो है वो इस तरह के लोग, ये 30+ लोगों में ज़्यादा इस वक्त जो है वो आ रहा है। पहले तो ये होता था ना 50+ में, 60+ में ज़्यादा होता था, अभी 30+ में जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका क्या है कि ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है? डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या रिसर्च है? जॉन एलिया की ना एक बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे याद आ रही है। जॉन एलिया कहता था कि हमारे दौर की सबसे बड़ी अता डिप्रेशन है। डिप्रेशन, मसले, परेशानियां, सही कह रहे हैं, रोटी, सही कह रहे हैं। 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां रुकन है टुक, 6वां होए ना पूरा ते 5 जांदे मुक। जब तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, जब तक हमारे मसले, सोशल मसले हल नहीं होते, जब तक हमारा एक सोशल जो डिस्टेंस, एक बैरियर मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, जब तक ये चीज़ें हल नहीं होती, तब तक हाई ब्लड प्रेशर होगा, तब तक शुगर होगी, तब तक ये सारी बीमारियां होंगी। एक कम्युनिकेशन, एक चीज़ है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी एक वो चीज़ है जो हम लोग इग्नोर करते हैं। डॉक्टर साहब, हम इग्नोर क्या करते हैं? हम उसको कुछ समझते ही नहीं है। समझते ही नहीं है। हमें तो मेंटल डिजीज लगती ही नहीं है,
मैं खुद एक माहिर नफ्सियात हूँ, मुझे पता है कि जब मैं लोगों को डील करती हूँ तो मुझे कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उन्हें उस चीज़ के हवाले से पता ही नहीं होता कि उनके साथ चल क्या रहा है। बज़ाहिर देखने में बंदा बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन उसके एटीट्यूड और उसकी मेंटल डिजीज़ जो है वो इस लेवल तक बढ़ गई है कि वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। अब वो कितना नुकसानदेह है अपनी ज़ात और दूसरों के लिए, ये उनके घर वालों को ही पता नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। और वो सर्वाइवल, वो सिर्फ क्या होता है कि अगर किसी को गुर्दे का दर्द हो गया है, किसी को मैदे की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को बुखार हो गया है, जुकाम हो गया है, कोरोना हो गया है, तो ये खतरनाक डिजीज है। हाँ जी। लेकिन मेंटल डिजीज के हवाले से कोई अवेयरनेस जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। ये तो हमारा अलमिया है। और ये जो है ना एक फोबिया क्रिएट किया हुआ है जी, वो पागलों के डॉक्टर के पास ना जाना। हाँ जी, बिल्कुल, वो पागलों के डॉक्टर हैं जी, वो पागलों के डॉक्टर हैं, हम सब पागल हैं। वी ऑल आर सफरिंग। दिस इज 21st सेंचुरी एंड वी ऑल आर डिप्रेशन में है, हर बंदा, हम समेत। मतलब किसी को कहीं भी कोई भी डिप्रेशन हो सकता है, ऐसे ही है। छोटी सी बात पे भी आप जो है वो डिप्रेशन ले सकते हैं, लेकिन आपको उससे निकलना कैसे है? आपने उसमें जो है वो, अब आपने करियर बनना है और प्रॉपर उसके साथ ही चलना है, या फिर आपने जो है वो उससे निकल आना है, ये डिपेंड ऑन यू। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस ही नहीं है। कौन हेल्प करेगा? इतनी फीसें भर के जो है वो डॉक्टर्स के पास जाने के बाद जो है वो जाकर अगर वो ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो कहते हैं हम इतनी फीस अदा ही नहीं कर सकते। हाँ जी। अब क्या करें? इसका जो 2 घंटे के सेशंस जब आपने लोगों को देने हैं तो उस हिसाब से फिर आपकी फीस भी तो होगी, आपने फीस भी तो लेनी है, आपने भी तो यहीं से खाना है, आपका भी तो सिलसिला यहीं से चलना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये लोग नहीं समझते। बड़ी मजे की बात है जी, लोग कहते हैं डॉक्टर्स फीस बड़ी लेते हैं, ये अक्सर शिकवा होता है लोगों का। शिकवा है, बिल्कुल है। और मेरा ये सवाल होता है कि डू यू नो हाउ डू वी सफर? एग्जैक्टली। अभी ना हमारे कॉलेज में चल रहे हैं, प्रॉफ चल रहा है, मतलब साल के बाद एग्जाम होना होता है। मैं ये बात करता हूँ कि अगर खुदकुशी हलाल होना तो प्रॉफ से पहले आधे मेडिकल स्टूडेंट्स कर लें। हम लोग ये सब पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते किस लिए? ताकि हम लोग ह्यूमन बॉडी के साथ हम लोग ने सारे का सारा उसका निज़ाम देखना है। बिल्कुल सही। दुख तब होता है जब आपने इतनी स्ट्रगल की, आपने पढ़ा, वी आर डूइंग, ज़ाहिर बात है कि रोज़ी तो है ही है। दूसरा हमारे पास जो होता है कि हम इंसानियत के लिए कुछ कर सकें। सबसे बड़ा मसला हमारे पास जो है वो ये है कि डॉक्टर्स की बात एज इट इज़ मानी नहीं जाती। जब तक हम लोग अपना ये एटीट्यूड चेंज नहीं करते कि भाई जो मेरी फील्ड है वो मेरी फील्ड है, जो काम मुझे आता है वो मुझे आता है, जो मुझे नहीं आता वो मुझे नहीं आता। दर्जी जो है वो कटिंग नहीं कर सकता, ड्राइवर बिल्डिंग नहीं बना सकता। इसी तरह डॉक्टर की जो फील्ड है वो डॉक्टर की फील्ड है, वो कोई घर बैठी अम्मा जी उसको सही तरीके से नहीं बता सकती। डॉक्टर की फील्ड में भी डॉक्टर्स की अलग अलग डोमेन है। हाँ जी, आप फैमिली फिजिशियन है, कोई जनरल फिजिशियन है, हाँ कोई पर्मनोलॉजिस्ट है, कोई जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है, डिफरेंट फील्ड्स हैं। अपनी फील्ड्स में हम जो है वो सब काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर का जो है वो टैग सबके पास है, लेकिन वो भी कितना पढ़ने के बाद और कितनी मेहनत के बाद मिलता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद अगर आपकी मेहनत पर जो है वो एक लफ्ज़ कह के जो है वो पानी फेर दिया जाए तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। डॉक्टर साहब, ये सब डॉक्टर्स के साथ ही है, ये सब जो है वो उन लोगों के साथ है कि हम सबको जो है वो बहुत बातें जो है वो सुननी पड़ती हैं, चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें इन्हीं सब चीज़ों के दरमियान में रहते हुए आगे चलना और काम करना है। ये हमारी डिग्निटी है। हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो काम कर रहे हैं। ये है वो सोल्जर्स जिन्होंने हमें जो है वो ज़िंदगी की नई उम्मीद, नई किरण देते हैं। देखिए ना, एक बीमार शख्स हॉस्पिटल जाता है, ठीक होकर अपने घर वापस आ जाता है। ये छोटी बात है। उस डॉक्टर की मेहनत, उन तमाम डॉक्टर्स की मेहनत जो उसके ऊपर पूरा पैनल सेट कर दिया जाता है, मिनट बाद उसको दवाई दी जाती है, उसके अंदर से उस डिजीज़ को निकाला जाता है। ये छोटी बात नहीं है कि आप अपने पेशेंट को बिल्कुल नकारा सूरत हाल में जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पर वो हर मुमकिन हद तक एक डॉक्टर कोशिश करता है कि मैं ये जान बचा लूँ। हाँ, मैंने आज तक कोई डॉक्टर ऐसा नहीं देखा जो ये कहेगा नहीं मैं इसको जो है वो चले, ये तो आखिरी स्टेज पर है तो ये चला जाए इस दुनिया से। कोई हम ना मतलब 36 घंटे 40 घंटे जागे होते हैं और जब पेशेंट सामने आता है तो हमारी वो 40 घंटे वाली जो नींद होती है वो खत्म हो जाती है। सिर्फ ये होता है कि अगर मेरे 10 मिनट देने से, मेरे 2 घंटे देने से, मेरे जाग लेने से अगर इसकी जान बचती है इस पेशेंट की तो हमें कर लेना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि हम ये कर रहे हैं या हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, नहीं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। वो अल्लाह ताला का आयत मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। बिल्कुल ट्रू। तो अब सवाल ये है कि खुदकुशी क्या है? खुदकुशी ये है कि अगर आपको पता है कि आप किसी मौत की तरफ जा रहे हैं और आप उससे नहीं रोकते खुद को, तो ये भी खुदकुशी है।
जब आपको पता है कि आप बीमार हैं और आपने मेडिसिन लेनी है, जानबूझ के नहीं कुछ लोग मेडिसिन लेते, जानबूझ के बीमार होते हैं। जानबूझ के बीमार होते हैं। अच्छा, कुछ लोग इस वजह से बीमार होते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमें पूछते नहीं है। हाँ जी। तो जब हम बीमार, आप यकीन करेंगे, ऐसे ही है। मैं आपको मेंटल साइकोलॉजी बता रही हूँ लोगों की, वो इसलिए बीमार होते हैं कि भाई फोन करके मेरे भाई या बहन को ये बताओ कि मैं बीमार हूँ, और मुझे पूछने के लिए आए। इवन यहाँ तक लोग जो है वो अपने आप को बीमार कर लेते हैं कि मैंने दवाई नहीं खानी, और जब तक वो बंदा आ नहीं जाता उसके हाथ से दवाई खा नहीं लेते, यहाँ तक। और ये तो फिर मरीज इश्क का ना मैडम, ये तो मरीज इश्क में अगला लेवल वही जो है वो डिस्कस करने वाली थी कि अगला लेवल ये भी आ जाता है। तो ऐसे भी इश्क के मरीज आपके पास आते होंगे जो अपने आप को जो है वो खत्म करने की सोचते हैं, फलाने मुझे धोखा दे दिया, फलाने ये कर लिया। उनको क्या समझाते हैं फिर? उनकी कोई साइकोलॉजिकल आई हैव अ सैड स्टोरी टू शेयर विद यू। एक ना पेशेंट आया मेडिकल इमरजेंसी में, सीवियर सिक था वो, मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन नहीं था, उसको मेडिसिन वगैरह चल रही है, उसको दिल का मसला भी है, एंड मैं नाम तो नहीं ले सकता, ही वॉज कॉलिंग द नेम ऑफ अ गर्ल। वो बड़ा ना ऊंची ऊंची कह रहा था जी उसे बुलाएं, उसे बुलाएं, उसे बुलाएं। कोई बंदा बुला नहीं रहा था। जो हमारे साथ फेलो डॉक्टर थे उन्होंने कहा जी कि उसे क्यों नहीं बुला रहे। सही है। एंड ही सेड कि जिसे ये बुला रहे हैं उसकी तो डेथ हो गई है। ओह, सही। ही वाज सफरिंग फ्रॉम हेलुसिनेशंस एज वेल। तो ये तो फिर ये तो इश्क दा मुकाम है जी, ये तो इश्क दी मंजिलां ने। सही कह रहे हैं। अब आप ये देखिए ना, कितने लोगों के अपने प्यारे जो है इस कोविड में उनसे दूर चले गए। हाँ जी। कितने घर जो है वो बर्बाद हो गए, उजड़ गए, इस कोविड की नज़र हो गए। अगर सब ही अपने आप को इस तरह जो है वो ख़त्म कर ले और बर्बाद कर ले, और जो है वो उन लोगों के नाम पुकारना कर जो है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले कि जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं, उनके लिए वो लोग कहाँ से लाएंगे? अब यहाँ पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो उनके साथ रहते हैं। उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सफ़र हो जाता है कि वो सफ़र कर रहे होते हैं उस टाइम पे उस पेशेंट के साथ, लेकिन जो किसी के दिमाग और दिल में घुस जाए ना, उसको आप नहीं निकाल सकते। वो उसको हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम उसे मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। बिल्कुल ऐसे उसके साइकेट्रिक सेशंस हों। देखें डॉक्टर साहब, लोग लेके नहीं ना जाते डॉक्टर के पास, लेते नहीं है। हाँ। उसको सीरियस लेते ही नहीं है, उसको लेके नहीं जाते, कहते यार शुदाई है, जुनूनी हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया, खुद ही वक्त गुजरने के साथ साथ भूल जाएगा, इसके ज़हन से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, खुद कुछ ही सच्ची है। लोग करते हैं। डिप्रेशन सच्चा है, लोगों को डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की मेडिकेशन है, स्ट्रेस सच्चा है। हर चीज जो बताई जाती है वो ठीक है। जरूरत इस बात की है कि हम समझें कि अच्छा, डॉक्टर भी सबसे पहले पेशेंट को जब घर ले जाने लगते हैं ना, रिकवर हो जाता है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इनको टेंशन नहीं देनी। हाँ जी, आपने इनको कोई स्ट्रेस नहीं देना। हाँ जी। किसी किस्म की इनके सामने जो है वो ऐसी बात है, हार्ट पेशेंट के लिए खासतौर पर ऐसा कहा जाता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि इनको डायरेक्ट जो है वो कोई ऐसा सदमा पहुंचे। तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिमाग से जो आपके कनेक्शन जुड़े हैं ना, वही आपको लेके चल रहे हैं, और लोग इस बात को समझते नहीं हैं। लोग मेंटल डिजीज़ को कुछ बातें जो है वो कंसीडर नहीं करते। आज हमारा पूरा मुल्क, पहले तो 45% था ना, अब 45% से भी तजावुज़ कर गया, बढ़ चुका है ये। और ये आगे आने वाले टाइम में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये मेंटल हेल्थ के जो सेशंस हैं, इनको और मज़ीद बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेशेंट तो बढ़ रहे हैं, पेशेंट तो दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन तकलीफ़ इस चीज़ की, अजियत इस चीज़ की है कि 2 सेशन के बाद पेशेंट समझता है मैं ठीक हो गया। देखिए मैडम, ये सबसे पहली जो बात है वो ये है घर का माहौल, योर विसिनिटी, आपके इर्द गिर्द के लोग सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। सही कह रहे हैं। अगर हम लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ की तरफ हम लोग चले ही पड़ते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मेंटल हेल्थ से आपकी फिजिकल हेल्थ बन रही है ना। बिल्कुल सही बात है। आप अगर ब्लड प्रेशर के मरीज बन रहे हो तो आप क्यों बन रहे हो? आप अगर जो है वो एक शुगर पेशेंट हो तो शुगर पेशेंट को किस तरह की टेंशन से शुगर हो गई, आप देख बिल्कुल सही बात है। ये जब भी बेसिकली हमें होती है ना, टेंशन होती है, कोई परेशानी होती है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। Exactly. हमारी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है, हमारे जो सारे के सारे अंदर जो आम फैम जुबान में कहें तो जो मिनरल्स पड़े हुए हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा एक दफ़ा सिस्टम दरहम बरहम होता है। ब्लड प्रेशर है तो जब हम लोग किसी को न्यूज़ देते हैं, कोई भी बुरी न्यूज़ देते हैं, तो एक ऑटोनॉमिक रिस्पांस हम लोग उसे कहते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। उसमें हार्ट बीट बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप खुद देखें ना, जब आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा ही है। उसी सूरत हाल में आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है। शुगर की भी यही सूरत हाल है, बाकी जो बीमारियां हैं, सांस फूलने की भी है, ये भी सारी की सारी, मतलब टेंशन का एक बहुत बड़ा, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का एक बहुत मेजर रोल है टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दी कोमोबिडिटीज़।
लेकिन इसकी इग्नोरेंस क्यों है, लोग इतना ज़्यादा इसको लाइट क्यों ले रहे हैं, इसकी मुझे आज तक समझ खुद नहीं आई। या तो ये है कि लोग इसको कहते हैं कि यार ठीक है, इस पे कौन सा कोई दवाई, इसकी कौन सा कोई दवाई है, बातें ही करनी है, वो हम लोग बैठ के कर लेते हैं। बस यही प्रॉब्लम है, हम बातें कर लेते हैं। अच्छा, बातें करना ही प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एक पेशेंट को उससे डिप्रेशन से निकालना बहुत बड़ा कमाल है। हाँ जी। ये बातें करने की बात नहीं होती कि एक डॉक्टर के पास आप ले गए, हमने उसको जो है वो बातें करके जो है उसे ठीक कर दिया, तो फिर आपने बातें करके ठीक क्यों नहीं किया उसको? बिल्कुल सही बात। आपके पास ये एक्सपर्टीज क्यों नहीं थी? आप घर में बातें करते ना उसके साथ और उसको ठीक कर देते। जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो हमें तकलीफ होती है कि बातें करने से अगर लोग ठीक होते तो फिर तो डिप्रेशन जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता। असल में बात ये है डॉक्टर साहब कि हमारे रवैयों जो है ना वो बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। हमारे रवैयों में जो तब्दीली आ चुकी है ना वो बड़ी ख़तरनाक तब्दीली है, और इस तब्दीली ने सारे जो लोग हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया है। सेंसिटिव लोग इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ आप ऊंची आवाज़ से बात करें या उनको थोड़ा सा जो है वो तकलीफ देने की कोशिश करें तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये अगला बंदा हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है। अच्छा, ये तो हमने सारे जो है वो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के हवाले से जो है वो डिस्कशन की और बताया। कोविड की भी जो है वो बात को हमने सामने जो है वो मद्देनज़र रखा। डॉक्टर साहब, एक और जो है वो चीज़ बहुत अहम है, और वो ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर आपका पेशेंट जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में है तो उसको उठा के करीबी पहले जो है वो हॉस्पिटल ले जाने की बजाय किसी जो है वो क्लिनिक ले जाते हैं, या किसी प्राइवेट क्लिनिक में जो है वो उसको ले जाया जाता है, और फिर वहाँ से भी तो फिर उनको शिफ्ट जो है वो वहीं इमरजेंसी में किया जाता है। इतनी देर जो वो ज़ाया करते हैं, ये भी लोगों को ज़रा समझा दीजिए कि अगर कोई ऐसा स्वेयर पेशेंट उनके पास हो तो उसे सबसे पहले कहाँ ले जाना चाहिए? अगर कोई पेशेंट है जिसकी सडनली, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, या किसी की वो हो जाती है ब्लड शुगर जो है वो डीरेंज हो गई है, ब्लड प्रेशर वगैरह डीरेंज हो गया, या और कोई भी मसला हो गया है, हम लोग ये करते हैं जी कि घर में टोटके कर लिया, पहले उसकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये विद इन सेकेंड्स गेम चेंज होती है, विद इन सेकेंड्स। 30 सेकेंड पहले अगर मरीज पहुंच जाता तो वो बच सकता था, 30 सेकंड लेट हो गए तो फिर नहीं बचता। जो ही आपको हल्का सा भी महसूस हो रहा है जी कि इसकी तबीयत सही नहीं है, कोई पेशेंट, ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स हैं, एजड पेशेंट्स हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे घर में बैठे हुए वालिद साहब हैं किसी के, वो बीमार होते हैं, दादा दादी बीमार होते हैं, तो उसके सबसे पहले हम लोगों ने उन पे घर का नुस्खा उन पे तो कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। कतई हमने इंतज़ार नहीं करना जी अभी इसका सांस ठीक हो जाता है, इसे पानी पिला दो, इसे डिस्प्रिन दे दो, इसे पैनाडोल दे दो, इसे ये दे दो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले अपने करीबी हॉस्पिटल जाएँ, और करीबी हॉस्पिटल भी कम से कम सिविल हॉस्पिटल, THQs जो होते हैं, वहाँ डॉक्टर्स बैठे होते हैं, ऑल टाइम बैठे होते हैं। इमरजेंसी में अपने पेशेंट को लेके जाएं, और वहीं से अगर तो वो मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। फर्स्ट एड होती है, एक चीज़ होती है फर्स्ट एड, दूसरी है फिर हमारी डिजीज़ मैनेजमेंट। फर्स्ट एड में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट हमारे पास आया है, उसकी जो उस वक्त के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलीव कर लें, उनको थोड़ा सा बेहतर हो जाए पेशेंट, ताकि जहाँ इसने अपनी मंजिल पे पहुँचना है ना, फ़र्ज़ करें कि पेशेंट प्रेजेंट किया है जी, पत्तों की में पेशेंट प्रेजेंट किया है, तो पत्तों की वे जब वो जाएगा अपने सिविल हॉस्पिटल में जाएगा तो सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो उसे थोड़ी बहुत अद्वियात देंगे जी। अगर उसको दिल की दर्द है तो उसके ACS प्रोटोकॉल होता है, एक ACS प्रोटोकॉल में ये हम लोग करते हैं कि हम क्लोपिडोग्रिल वगैरह ये मेडिसिन देते हैं ताकि उसकी डेथ जो है वो ना हो सके। इमिनेंट डेथ जो है, मतलब बिल्कुल हमें लग रहा है कि पेशेंट डाई हो जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, उसको हम लोग वो देते हैं मेडिसिन, और वो उसके बाद हम लोग कहते हैं जी इसे शिफ्ट कर लें। ठीक है। तो जब भी ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी, पास कोई डिस्पेंसर बैठा हुआ है उसके पास चले जाएं, कोई हकीम बैठा हुआ है उसके पास चले जाएं, कर दिया जो आपने टाइम जाया कर दिया, वो वाला वक्त होता है, ये वक्त है जो बिल्कुल वापस नहीं आ सकता। सही बात है, वक्त तो कोई भी वापस नहीं आता, लेकिन ये वो वक्त होता है जिसका इंसान को सारी उम्र दुख रहता है कि काश मैं ऐसे ना करता। सही बात है, सही बात है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने करीबी किसी अगर कोई प्राइवेट सेटअप अच्छा है उधर चले जाएं। जरूरी बात ये है कि जो आपके घर में बीमार पेशेंट मौजूद हैं और जो आपको बार बार ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, ऐसे बड़े जो है वो लोग घरों में बैठे हुए हैं जो कहते हैं बस मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, बस मुझे हॉस्पिटल ना लेके जाना, बस मुझे क्लिनिक ना लेके जाना, मैं घर में ही ठीक हो जाऊंगा। ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल जो है वो गौर ना करें। चाहे आपको घर बुला के डॉक्टर को चेकअप करवाना पड़े, आप उनका चेकअप लाजमी करवाएं, उनकी बातों पे ना जाएं, क्योंकि उन्हें अपनी कंडीशन का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप समझदार और पढ़े लिखे हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक बंदा अगर हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है आपके घर में, या हाइपरटेंशन का मरीज
मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना आपने। उसका पूरा प्रॉपर चेकअप और उसकी दवाई का जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इवन के बच्चों में भी बहुत सारी किस्म की बीमारियां होती हैं। बच्चों का दिल बड़ा होता है, बड़ा हुआ होता है, उसमें कोई दिल में सुराख होता है या कोई और चीज़ें होती हैं। ऐसे बच्चे देखने में नॉर्मल लग रहे होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। बहुत जो जिस तरह चीज़ें हैं, जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है ना, तो उसके बाद उसको सबसे पहले कहते हैं जी कि इसको ले जाओ, इसकी जो है वैक्सीन वगैरह करवाओ, ये करो वो करो। फिर उसके बाद क्या होता है जी कि जो है हमारे यहाँ जो बेसिक इशू है ना, वो ये है कि हम स्पेशलिटी की तरफ नहीं जाते। डॉक्टर बैठे हैं जी, डॉक्टर साहब को चेक करवा लें। अब डॉक्टर साहब की जो फील्ड है वो उसको हाँ, डॉक्टर साहब की डोमेन क्या है, डॉक्टर साहब करते क्या है, सही बात है, पहले ये तो पूछ लें। हाँ जी, ये नहीं जो पूछना। बच्चों के डॉक्टर, जो बच्चा बीमार है उसको पीड्स वाले डॉक्टर के पास लेके जाएं। जो बच्चों का डॉक्टर आपके लोकल इलाके में बैठा है उसके पास ले जाएं। अगर कोई नहीं बैठा तो आप थोड़ा सा ट्रैवल कर लें, लेकिन उसका चेकअप करवाएं। हाँ, बच्चों को चेक करवाते रहना चाहिए। यही नहीं है कि खांसी लगी है तो ही चेक करवाएं। बच्चों के ग्रोथ रिटार्डेशन का बहुत बड़ा इशू होता है। बच्चों के कद छोटे हैं, उनका मतलब अक्सर ऐसे होता है कि सर बड़े हो गए हैं या सर छोटे रह गए हैं, या मेंटल जो है वो ग्रोथ नहीं सही हो पा रही होती। हम लोग तब देखते हैं जब बच्चा को 4-5 साल का हो गया और उसे वो बीमारी ने जड़ पकड़ ली है। सही बात। तब हम लोग उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, अच्छा यार ये तो चल नहीं सही रहा, अच्छा यार ये तो बात का सही जवाब नहीं देता, ये हकला रहा है या इसको सुनाई सही नहीं दे रहा, हमें लग रहा है कि इसे सुनाई सही नहीं दे रहा। तो उसका बेहतर हल ये है कि आप अपने पीडियाट्रिक्स के जो है पीड्स का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, उसके पास जाएं। आप बेबी को 6 मंथली चेक करवा लें, 1 ईयरली चेक करवा लें, 1 ईयर आप चेक करवाएं, लेकिन उन्हें चेक करवाते रहें। चेक करवाएं। बच्चों का और बूढ़ों का हिसाब सेम है। इन दोनों को डॉक्टर्स की शदीद ज़रूरत होती है। सही कह रहे हैं। जवानों का यही है कि वो अपनी रूटीन सेट रखें तो वो ठीक रहते हैं। इंसान जवान अपने हिसाब से जितनी देर चाहे रह सकता है। सही बात है। आपका डिपेंड ऑन यू। मैंने तो 60-70 साल के लोगों को भी बड़ा यंग देखा है और वो देखने में लगते हैं कि इमरान खान साहब आपके सामने हैं। इमरान खान साहब को देखें, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान, इज क्वाइट यंग मैन और वो स्पोर्ट्स मैन है, इस वजह से उन्होंने अपने आप को, अगर वो 70 साल की उम्र में ठीक और इतने एक्टिव रह सकते हैं तो फिर और कोई क्यों नहीं रह सकता। लेकिन अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है ना डॉक्टर साहब, टाइम देना पड़ता है, अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर करना पड़ता है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है, घी से परहेज करना है, आपने बहुत ज्यादा गोश्त नहीं खाना। यहाँ तो हमारे गोश्त लवर इतने ज्यादा बैठे हैं कि हर सब्जी में गोश्त डाल दें, डबल मंजिल लगी होती है। एग्जैक्टली, हर चीज में जो है वो आप गोश्त जो है वो ऐड कर दें। तो ये चीजें जो है ना वो बड़ी काउंट करती हैं। हमें इन चीज़ों का पता नहीं, हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। हम कहते हैं अच्छा ठीक है जी, जो मिलता है खा लो, जो आपके सामने आता है वो खाई जाए। ऐसा ना करें, अपने खाने में एतदाल लेकर आएं। एक हफ्ते का पूरा पैकेज बना के रखें कि आज ये बनेगा, कल ये बनेगा, और फिर अगले हफ्ते वही चीज़ें जो है वो ऑन टाइम या उस डे को जो है वो रिपीट कर लें। लेकिन कोशिश ये करें कि हर चीज़ खाएं, दाल हो, जो है वो सब्ज़ी हो, गोश्त हो, अल्लाह की हर नेमत जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा ना करें कि मैं तो दाल नहीं खाता या मैं तो गोश्त नहीं खाती। अच्छा, अक्सर लोगों को दाल से या कुछ ऐसी सब्जियों से एलर्जी भी होती है, वो नहीं खा सकते, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो भी इसी वजह से कि उन्होंने कभी खाई नहीं होती, इस वजह से जो है वो उनको वो इरिटेट करती हैं, या मैदे का प्रॉब्लम, अक्सर लोगों को स्टमक प्रॉब्लम रहता है, उसकी वजह से भी जो ये हालात हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त कितने पेशेंट जो हैं वो कोविड के मौजूद हैं जना हॉस्पिटल लाहौर में, और अभी जो है वो इसका क्या तादाद में इजाफा हो रहा है या काफ़ी कंट्रोल्ड है, क्या कहते हैं? नहीं, कोविड जो है ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं हैं इसके। ठीक है। लेकिन कोविड पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। ऊपर हमारा ना 4th फ्लोर पे वार्ड है पल्मोनोलॉजी, उसको हम लोगों ने अब कोविड ही बना दिया, कोविड वार्ड बनाया हुआ। ठीक है। उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा 70% वो ऑक्यूपाइड है। उसमें पेशेंट्स हैं, लेकिन ये है पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं और उनके रिकवरी के चांसेस पहले वाली जो वेव है उससे सीवियर नहीं है ये, लेकिन इतनी लाइट भी नहीं है। अच्छा। अभी रिसर्च चल रही है कोविड का आगे क्या बनेगा ये कोई पता नहीं है। वैक्सीनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें वैक्सीनेट करवाना चाहिए। ये जो हमें चलती रही है, ऐड चलती रही है, ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की थी गवर्नमेंट ने कि जी आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, बूस्टर डोजेस जिन्हें लगने वाली हैं वो लगवाएं। जिन्होंने अभी तक अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। वो पेशेंट्स जो वैक्सीनेटेड हैं उन्हें भी चांसेस होते हैं, ये जेन्युइनली देखा है, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि एक ही फैमिली थी हमारी ना सीनियर थी हमारी, उन्होंने बताया उनकी वैक्सीनेशन हुई थी। अच्छा। उनके फादर की वैक्सीनेशन हुई थी, उनकी मदर की और उनके भाई की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। उन्हें और उनके फादर को सिम्टम्स जो हैं वो क्वाइट लेस थे। ठीक है। उन्हें हल्का सा गला ख़राब हुआ है और खांसी हल्की से लगी है और फिर उसके बाद वो रूटीन में आ गए हैं।
बुखार थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब बहुत कम सिम्टम्स है कंपैरेटिवली। जो उनकी मदर थी और जो उनके भाई थे वो बहुत ज़्यादा अलील रहे। उनकी मदर तो शायद वेंटिलेटर पे भी गई, लेकिन वो रिकवर हो गई। वैक्सीनेशन इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। सही, हालांकि वेंटिलेटर से वापस आना इतना आसान नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा स्वेयर पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर तक जाता है। हाँ जी, लेकिन अब एज ग्रुप अगर हम लोग कंपेयर करें तो उनकी जो मदर का एज ग्रुप है वही उनके फादर का एज ग्रुप है, जो उनका एज ग्रुप है वही उनके भाई का एज ग्रुप है। लेकिन चूंकि वैक्सीनेटेड थी वो, उनका भाई वैक्सीनेटेड नहीं था तो उसे सीवियर सिम्टम्स आए हैं। एंड सेम इज द केस विद अंकल एंड आंटी के जो थे उनके फादर वो वैक्सीनेटेड थे और उनकी मदर वैक्सीनेटेड नहीं थी। इतना ज्यादा डिफरेंस ये वैक्सीनेशन क्रिएट कर रही है। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये लोग ये ना सोचें कि इससे जो है वो नुकसान हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो बहुत आप लोगों के लिए फायदे वाली चीज है कि खुदा ना खासा अगर कोविड हो जाता है तो आप बच जाएंगे। ये वही बात है जी। जब टीवी आया था तो उलमा ने कहा था कि ये नहीं हो नहीं सकता, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। आज तकरीरें हो रही हैं। कोई भी चीज जब भी इनोवेशन होती है तो उसकी रेजिस्टेंस तो एक होती है। उसकी देखिए ना, उसकी अच्छाई और बुराई बाद में सामने आती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसका ये नहीं है कि वैक्सीनेशन पहले इतनी वैक्सीनेशन चल रही हैं तो उससे कोई इंसान, अल्लाह ताला माफी दे, अल्लाह ताला माफी दे, कोई डेथ के चांसेस नहीं है, कोई सिवियरिटी बढ़ने के चांसेस नहीं है। इतने सारे लोगों ने लगवाई, हम सब वैक्सीनेटेड हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके सामने जो है वो बैठे हुए, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसे मसाइल जो है वो दरपेश नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से है। हमने मास्क नहीं पहना हुआ क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हैं, तो लेकिन आप लोग मास्क पहने। हाँ नहीं, हम यहाँ पे मास्क इसलिए भी नहीं पहना हुआ कि आपके और मेरे दरमियान में यहाँ पर जो है वो काफी गैप है। हाँ जी। तो इस वजह से, और हमारे आपने देखा होगा कि हमारे स्टूडियो में आपके, मेरे और कैमरामैन के अलावा और कोई नहीं। हाँ जी। तो इस वजह से जो है वो हम यहाँ पर बहुत एहतियात करते हैं। और इवन जब से कोविड आया है तब से 1-to-1 मेरा प्रोग्राम ये चलता ही इसीलिए है कि हम जो है वो कोविड के हवाले से भी, और अपना जो गेम शो करती हूँ मैं उसमें भी जो है वो हम एक गेस्ट को ही जो है वो इनवाइट करते हैं। और हमारी टीम भी बहुत, इतनी थोड़ी टीम के साथ हम ये चैनल चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद भी देख लीजिए आपके काम किस तरह का है, क्योंकि अब क्या करें, कोविड की सिचुएशन में हम यहाँ पर मजमा तो नहीं जमा कर सकते। बिल्कुल ये सही जाहिर है इसमें सारी चीज़ों का जो है वो हमें एहतियात रखनी पड़ती है। तो इस तरह ही लोग एहतियात करें। लेकिन अब शादियां भी हो रही हैं, अब फंक्शंस में भी लोग जो है वो जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। डिनाइल एक होता है, डिनाइल फेज होता है। उसमें ये होता है कि जो हमारा एज अ कौम जो है, एज अ नेशन जो हमारा है ना, वो डिनाइल है। कोई नहीं यार, देखी जाएगी जो होगा, देखी जाएगी जो होगी। भाई बाद में नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। जब आप सफर करते हैं तो उसके बाद फिर कंडीशन इतनी सीवियर हो चुकी होती है कि हमें खुद समझ नहीं आ रही होती कि यार हम करें क्या, इसका करें क्या। हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर गया यार, और सच में हम लोग ना देख रहे होते हैं कि यार अगर इसने सिर्फ इतनी सी एहतियात की होती ना, सिर्फ और सिर्फ इसने थोड़ा सा मास्क लगा के रखा होता या ये वैक्सीनेटेड होता तो यार ये बंदा बच सकता था। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यार इस बंदे ने अपनी जो है मेडिसिन ठीक तरीके से ली होती तो यार ये बंदा इस हालत में ना होता। ये बंदा किसी हकीम के बजाय से डायरेक्ट हमारे पास आया होता तो ये बंदा इस हालत में ना होता। तो ये जो है ना कि जो क्वैकरी है वो दैट शुड बी बैंड, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। जो है ये नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, तो ये दोनों चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आप खुद से डॉक्टर ना बने, खुद से डॉक्टर ना बने। हाँ, ये खुद से जो है ना अपनी क्रिएशन ना करें कि फलां की तबीयत खराब हुई है तो उसको पैनाडोल दे दें, वो उसको डिस्प्रिन दे दें, उसको ये दे दें, ये ना काम करें। ये दवाइयाँ ऐसे नहीं बनी है, ये दवाइयाँ आम बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये उठा के किसी को भी जो है वो दे सकते हैं। इवन लोग बच्चों को भी दे देते हैं। ना किया करें इस तरह की चीज़ें, खुदा ना खास्ता ये रिएक्ट भी कर सकती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना करें, डॉक्टर से पूछ के आप एहतियात के साथ जो है वो बच्चों को दवाई दें, और जो डॉक्टर सजेस्ट करे सिर्फ बच्चों और बूढ़ों को वही दवाई दी जाए, और ख़ुद भी आप वही दवाई जो है वो इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आपने सेफ़ रहना है और ठीक रहना है अपनी लाइफ में तो फिर आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। कोई एक मैसेज कोविड के हवाले से जो आप रजिस्टर्ड करवाना चाहें तो ज़रूर कह सकते हैं। गेट वैक्सीनेटेड। और तरीक़ेकार मैं एक शुरू में भी ये बात करना चाह रहा था, इस्लाम इज़ दी की टू सक्सेस, इस्लाम इज़ दी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। अपना तर्ज ज़िंदगी वो रखें जो अल्लाह ताला ने बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, वही अपना तर्ज ज़िंदगी रखें। उसी में दुनिया की कामयाबी है, उसी में आखिरत की कामयाबी उसी है। में आखिरत की कामयाबी। एक हकीम आया, मैं सम अप करते हुए बताता हूँ आपको, ये बड़ा मशहूर वाक़या है। एक हकीम आया, और तब ना हकीम हुक्माई होते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। एक हकीम आया और उसने ना कहा जी कि मैंने खिदमत सर अंजाम देनी है, कोई बंदा बीमार होगा तो मैं उसका इलाज करूँगा। वो वहाँ काफ़ी टाइम के लिए रहा, बहुत ज़्यादा देर उसने वहाँ गुजारी, लेकिन कोई भी पेशेंट उसके पास प्रेजेंट नहीं किया।
उसने कहा जी कि ये क्या मसला है कि मैं मतलब कोई बंदा आप में से बीमार नहीं होता या आप लोगों को डर लगता है या मैं बाहर वाला हूँ इस वजह से मेरे पास नहीं आ रहे। उन्होंने कहा नहीं जी, आप तो शोहरा आफाक हकीम है, आपके पास नहीं आज जाना तो किसके पास जाना है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने कहा जी कि हमारा तरीक़ेकार यही है, खाना खाते हैं तो उसी तरह खाते हैं, सोते हैं तो उसी तरह सोते हैं जिस तरह बताया गया है, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जो भी हेल्दी पीपल हैं, उनका वही स्टाइल है, वही स्टाइल है, इसको फॉलो करें। दिस बहुत विल शुक्रिया लीड यू डॉक्टर टू हेल्दी लाइफ। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं। और आज का प्रोग्राम जो है वो हमने कोशिश यही की है कि हम आपके लिए इस तर्ज पर जो है वो पेश करें कि जिसमें आपको कोविड के हवाले से भी मालूमात मिले, साथ अगर आप कोई मेंटल डिजीज़ या फिज़िकल डिजीज़ में इन्वॉल्व हैं या कोई ऐसा मसला है, आप करियर हैं, तो उसमें आपने कैसे चलना है, अपने एहतियात कैसे करनी है, शुगर पेशेंट के लिए भी और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी आज का प्रोग्राम जो है वो हमने किया, कोशिश की है। और अगर आपके पास कोई सवालात इससे रिलेट करते हुए मौजूद हैं तो आप हमसे सवालात कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर भी आप जो है वो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी। सबसे पहले आप कोहिनूर का जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, आपके सामने सारी वीडियोज़ वगैरह हमारे प्रोग्राम्स की जो है वो मिलती रहेंगी। और कोहिनूर @9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान, आप डेट के साथ जब प्रोग्राम मेरा लिखेंगे तो आपको वो प्रोग्राम जो है वो ये मिल जाएगा और उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल के जवाबात मैं खुद आपको दूंगी और अक्सर औकात जो है वो मैं खुद ही जो है उसका रिप्लाई भी करती हूँ। खुद मैं सारे अपने प्रोग्राम्स जो है वो लाजमी देखती हूँ कि अगर आपकी कोई सवालात आए होते हैं तो वो हम आगे तक पहुँचा देते हैं। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।